Women write about women. So in this section, we are going to see that how women encouraged the education of women, how women stood for their rights. From the early 20th century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women. तो 20th century की शुरुआत से 1910 हो गया 20 हो गया, इससे हमें क्या देखने मिलता है कि जो मुस्लिम विमेन है, जैसे कि बेगम्स ऑफ भोपाल हो गई, भोपाल में रहने वाली जो बेगम्स वगैरह हैं, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया औरतों की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए. दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़. तो उन्होंने क्या किया, अलीगढ़ में एक स्कूल खोला बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला. अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाटा. तो हमें एक दूसरी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी देखने मिलती है, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन. इन्होंने क्या किया, इन्होंने पटना और कैलकाटा में मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल खोला. She was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women. तो ये जो बेगम रुकैया शेखावत थी, ये बहुत ही ज्यादा मतलब फियरलेस क्रिटिक थी, मतलब कि ये निडर होकर अपने विचारों को लोगों के सामने रखती थी. ये कंजर्वेटिव आइडियाज मतलब जो पुराने ख्यालात हैं, उनका ये पूरे तरीके से क्रिटिसिज्म करती थी. ये कहती थी कि सभी धर्मों के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो लीडर्स हैं, मतलब कोई भी धर्म क्यों, उन सभी ने क्या किया हुआ है, औरतों को एक नीचा स्थान दिया हुआ है, औरतों को कम समझा हुआ है. By the 1880s, Indian women began to enter universities. तो 1880s से जो औरतें हैं वो यूनिवर्सिटीज में अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना स्टार्ट कर चुकी थी. Some of them trained to be doctors, some became teachers. तो जो औरतें अपनी हायर एजुकेशन को ले रही थी, यूनिवर्सिटीज जा रही थी, उनमें से कुछ जो औरतें हैं वो डॉक्टर्स बन रही थी, कुछ टीचर्स बन रही थी, मतलब अब वो अपने पैरों पे खड़ा होना स्टार्ट कर रही थी. Many women began to write and publish their critical views on the place of women in the society. अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, औरतें जो हैं वो पढ़ना लिखना सीख रही थी, हायर एजुकेशन अटेन कर रही थी. अब क्या हुआ, विमेन ने स्टार्ट किया कि वो अपने आइडियाज को, अपने क्रिटिकल व्यूज को लिखना स्टार्ट करें. औरतों की क्या सिचुएशन है सोसाइटी में, उसको लेकर अब औरतें धीरे धीरे करके अपने आइडियाज को लिख रही थी और उनका विरोध कर रही थी कि औरतों की सिचुएशन जो है इतनी खराब नहीं होनी चाहिए, उसे बेटर बनाना चाहिए. ताराबाई शिंदे, a woman educated at home at Pune, published a book, Stree Purush Tulna, a comparison between women and men, criticizing social differences between men and women. तो ताराबाई शिंदे जो हैं, ये एक ऐसी विमेन थी जो कि खुद घर पे उन्होंने एजुकेशन जो है अटेन की. पूना में उन्होंने घर पे रह के ही एजुकेशन ली थी, कहीं वो बाहर स्कूल वगैरह में पढ़ने नहीं गई थी. इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना. और आप नाम से ही देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, स्त्री मतलब विमेन और पुरुष मतलब मैन की तुलना की जा रही है, उनके बीच में कंपैरिजन जो है वो दिखाया हुआ है. और इस बुक में ताराबाई शिंदे ने एक डिफरेंस जो हमारे मैन एंड विमेन के बीच में सोशल डिफरेंस है, उसके ओर इशारा किया है, उसके और हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित किया है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में मैन एंड विमेन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं. Pandita Ramabai, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women. पंडिता रमाबाई जो है ये एक ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की, इन्हें संस्कृत का बहुत ज्यादा ज्ञान था. तो इन्हें ऐसा लगता था कि जो हिंदुइज्म है वो बहुत ज्यादा ऑपरेसिव है, वो विमेन के तरफ जो है दबाव बनाता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे जो है ज्यादा फ्रीडम नहीं देता. और उन्होंने एक बुक लिखी थी ये बताते हुए कि किस तरीके से जो अपर कास्ट वुमेन है, मतलब अपर कास्ट में रहने वाली, फैमिलीज में रहने वाली जो औरतें हैं, उनकी लाइफ कितनी ज्यादा खराब है. राइट. सो वैसे तो इसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो पंडिता रमाबाई हैं वो हिंदुइज्म को लेकर उन्होंने अपने विचार रखे थे, बट हाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ देखा कि लगभग सभी फेथ के जो लीडर्स वगैरह हैं या सभी फेथ में हमें ये देखने मिल रहा था कि विमेन जो है उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी. हमने ऊपर मुस्लिम्स के बारे में भी पढ़ा, तो हमें ये देखने मिल रहा है कि चाहे कास्ट सिस्टम हो, कि यहाँ पे देखा कि जो अपर कास्ट की औरतें हैं उनकी सिचुएशन भी खराब थी, लोअर कास्ट वाली औरतों की तो थी ही थी, वहां पे तो मेन की हालत भी खराब रहती है. और हमें ये देखने मिल रहा है कि जो अपर कास्ट वाले हैं उनकी हालत भी खराब थी. तो कास्ट सिस्टम जो है वो भी विमेन के लिए ऑपरेसिव था. जो रिलीजियस सिस्टम है, जो धर्मों में हम देखते हैं, उसमें भी हमें ये देखने मिल रहा था कि ज्यादातर धर्म में जो औरतें हैं उनका स्थान जो है वो नीचे दिया हुआ था. She founded a widow's home at Pune to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands' relatives. तो पंडिता रमाबाई ने क्या किया, पूना में एक विडोज के लिए होम खोला, मतलब जो विधवा औरतें थी उनके लिए एक जगह, मतलब एक घर एक तरीके से उन्होंने फाउंड किया
जहाँ पे वो सभी औरतें रहती थी जिनके पति जो हैं वो तो मर चुके हैं, बट उनकी जो फैमिलीज़ है, उनके हस्बैंड्स की जो फैमिली है, उनके ससुराल वाले उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसी औरतें जो हैं वो इस शेल्टर होम में आके रह सकती थी। और इसमें क्या होता था इस होम में, हियर वुमेन वर ट्रेन्ड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली। और इस जो वुमेन विडोज का शेल्टर होम था, इसमें क्या होता था कि इसमें औरतों को कुछ स्किल्स सिखाई जाती थी ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और कुछ कमा सके। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म्ड द ऑर्थोडॉक्स। अब इतना कुछ हो रहा था, औरतें जो हैं वो औरतों की मिजरेबल कंडीशन के बारे में लिख रही थी। मतलब अब लोग धीरे-धीरे करके औरतों की कंडीशन को बेटर बनाना चाह रहे थे और खुद औरतें जो हैं वो अपने लिए स्टैंड ले रही थी। तो इस सब से कहने की ज़रूरत तो है ही नहीं कि जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, मतलब कि जो पुराने ख़यालात वाले लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, उनको बड़ी ही चिंता हो रही थी। उनके एक तरीके से वो लोग आग बबूला हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे ये सब देखकर कि भई वुमेन को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values. तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोले कि किस तरीके से जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनकी वो लोग इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। तो हमें देखने मिलता है कि हिंदू नेशनलिस्ट वो लोग ऐसा सोचते थे कि अगर हिंदू वुमेन्स वेस्टर्न वेज को, जो वेस्टर्न कल्चर है, यूरोपियन कल्चर हो गया, अमेरिकन कल्चर हो गया, इन सब चीजों को अगर अडॉप्ट करेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हिंदू कल्चर जो है अडॉप्ट करप्ट हो जाएगा। मतलब कि हिंदू कल्चर दूषित हो जाएगा एक तरीके से, लोग जो है वो सही से बिहेव नहीं करेंगे, जो फैमिली वैल्यूज हैं वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगी, ऐसा ये लोग समझ रहे थे। और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वर आल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। तो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे, मतलब कि जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करने वाले लोग, जो कि रूढ़िवादी थे, जो कि पुराने ख्यालात वाले थे, वो भी इन चेंजेस को लेकर बड़ी ही चिंता में थे। ठीक है, ये जो चेंजेस आ रहे थे, वुमेन्स के एजुकेशन को जिस तरीके से लोग बढ़ावा दे रहे थे, तो उनको देख के बहुत सारे लोग जो हैं वो चिंतित हो रहे थे, वो गुस्सा कर रहे थे कि इसकी वजह से हमारी औरतें जो हैं वो बिगड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी, हमारी फैमिली वैल्यू सिस्टम जो है वो बेकार हो जाएगा। As you can see, by the end of 19th century, women themselves were actively working for reform. अब हम देख रहे हैं कि अब खुद औरतें जो हैं वो अपने लिए स्टैंड ले रही हैं। पहले हमने देखा कि किस तरीके से राम मोहन रॉय हो गए या ईश्वर चंद्र हो गए, ये लोग क्या कर रहे थे, अब औरतों के लिए स्टैंड ले रहे थे। बट अब धीरे धीरे करके औरतें भी खड़ी हो रही थी, अपनी आवाज जो है उठा रही थी इन सब अन्यायों के खिलाफ। They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers and set up women's association. अब औरतों ने जो है अपनी लाइफ्स को लेकर, जो औरतों की सिचुएशन है सोसाइटी में, उसको लेकर बुक्स लिखनी स्टार्ट की, मैगजीन्स लिखनी स्टार्ट की, और साथ ही साथ स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स उन्होंने स्टैब्लिश किए ताकि लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। ट्रेनिंग सेंटर्स में उन्हें स्किल सिखाई जाए ताकि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और साथ ही साथ वुमेन्स की एसोसिएशन जो है वो सेटअप की गई ताकि वुमेन के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाया जा सके। From the early 20th century, they formed political pressure groups to push through laws for female suffrage, the right to vote, and better health care and education for women. तो 20th सेंचुरी की शुरुआत से हमें ये देखने मिलता है कि धीरे धीरे करके अब औरतें क्या कर रही थी, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स जो है वो स्टार्ट कर रही थी। पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप मतलब कि ऐसे प्रेशर ग्रुप मतलब कि जो किसी चीज पे दबाव बना रहे हैं, और किस पे, गवर्नमेंट पे जो लोग दबाव बना रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स क्या कर रहे थे, ये गवर्नमेंट पे दबाव बना रहे थे कि जो लॉज है फीमेल सफरेज को लेकर उनमें चेंजेस किए जाए, मतलब कि अब औरतों को भी राइट टू वोट दिया जाए। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, कि किसी को वोट देने का अधिकार हो। तो अब पहले उस टाइम पे क्या था कि जब तक ये ब्रिटिशर्स वगैरह थे तब मैन को ही राइट देने का, वोट देने का अधिकार था, विमेन्स को राइट टू वोट नहीं था। तो अब ये जो प्रेशर ग्रुप्स थे वो गवर्नमेंट पे दबाव बना रहे थे कि वुमेन्स को भी वोट देने का अधिकार जो है वो दिया जाए, उनकी जो हेल्थ केयर है उस पर ध्यान दिया जाए, वो हेल्थ कंडीशंस जो है उनकी बेटर करी जाए, और साथ ही साथ एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाए। तो अब पॉलिटिकली जो है वो प्रेशर बनाया जा रहा था गवर्नमेंट के ऊपर। सम ऑफ देम जॉइंड वेरियस काइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट्स फ्रॉम 1920s। अब हमें देखने मिलता है कि पहले औरतों को जो है इतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, औरतों को जो है वो पिछले पायदान पे ही रखा जा रहा था, वो उन्हें आदमियों से पीछे रखा जा रहा था। बट जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट हुई, सोशलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ, हमें देखने मिलता है कि औरतों ने भी उतने ही बढ़ चढ़कर हमारे जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई हुई उसमें हिस्सा लिया जितना कि आदमियों ने लिया। औरतों का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो जैसे जैसे औरतें जो है अपने लिए खड़ी हो रही थी, वो एजुकेटेड हो रही थी, तो अब वो नेशनलिस्ट और सोशल मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर रही थी। In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women. तो 20th सेंचुरी में जवाहरलाल नेहरू जैसे और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे जो लीडर्स हैं, उन्होंने
इन औरतों को सपोर्ट किया, उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया कि हाँ विमेन को और ज्यादा इक्वालिटी जो है वो देनी चाहिए, उनको फ्रीडम देना चाहिए। Nationalist leaders promised that there would be full suffrage for all men and women after independence. अब ये जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, जो इन सब चीजों को लीड कर रहे थे, इन्होंने क्या कहा औरतों को कि जब हम इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, जब हम ब्रिटिशर्स से आजाद हो जाएंगे, तो सभी मेन को भी और विमेन को भी राइट होगा वोट देने का, मतलब कि सफरेज जो होगी वो सभी को मिलेगी, औरतों को भी मिलेगी, आदमियों को भी मिलेगी। However, till then they asked women to concentrate on anti-British struggles. बट उन्होंने क्या कहा, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने कहा कि भाई देखो, जब हम एक बार आजाद हो जाएंगे ना, तो सबको, आदमी हो औरत हो, सबको राइट टू वोट मिलेगा, बट तब तक के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स पे ध्यान दो, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो लड़ाई है उस पे ध्यान दो। अभी आप जो ये वोट वगैरह लेने के लिए लड़ाई कर रहे हो, इस चीज को अभी मत करो, ये हम आपको मतलब पूरा आश्वासन देते हैं कि आपको बाद में मिल जाएगा, बट पहले हम ये ब्रिटिशर्स से मुक्ति पाले, ठीक है। तो उस चीज पे उन्होंने कहा कि अपनी जो सारी एनर्जी, अपनी जो स्ट्रगल्स वगैरह है वो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स में जो है वो ज्वाइन करें, ताकि ब्रिटिशर्स से मुक्ति पाई जा सके। सो हियर इज अ सेक्शन फ्रॉम द बुक ऑफ ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वंस अ वुमेन हस्बैंड हैज डाइड, तो इसमें बोला गया है कि अगर एक बार जो किसी औरत का पति मर जाता है तो उसके बाद उसकी क्या सिचुएशन होती है। Isn't a woman's life as dear to her as yours is to you? तो वो कहती हैं कि क्या एक औरत की लाइफ उसको उतनी प्यारी नहीं है जितनी कि आपको आपकी लाइफ प्यारी है। मतलब एक तरीके से आदमी को कहा जा रहा है कि आपको तो आपकी जान प्यारी है, तो क्या औरतों को उनकी जान प्यारी नहीं है? उन्हें भी तो उनकी लाइफ उतनी ही प्यारी है जितनी आपको आपकी। It's as if women are meant to be made of something different from men altogether, made from dust from earth or rock or rusted iron, whereas you and your lives are made from the purest gold. मतलब कि देखने में ऐसा लगता है, जिस तरीके से आपने वुमेन की सिचुएशन बना रखी है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे औरत जो है उसकी जो लाइफ है वो एकदम ही अलग चीज से बनी हुई है, जैसे कि वो मिट्टी से, धूल से बनी हुई है, या फिर जो रॉक होते हैं, पत्थर होते हैं, या फिर रस्टेड आयरन जो लोहे का जंग होता है उससे बनी हुई है। ऐसा लगता है कि औरतें इन सभी धूल से, मिट्टी से, रस्टेड आयरन से, इन सब चीज से बनी हुई है। और तुम लोगों का मतलब आदमियों का जो शरीर है, जो लाइफ है, वो किससे बनी हुई है? प्योरेस्ट गोल्ड से। इस तरीके से जो वुमेन की सिचुएशन है उसको ये लोग ट्रीट कर रहे हैं। यूर आस्किंग मी व्हाट आई मीन। अब तुम मुझसे पूछ रहे होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मैं कह रही हूँ कि भाई औरतों की जो लाइफ है वो धूल मिट्टी से बनी हुई है, आदमियों की प्योरेस्ट गोल्ड से। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। आई मीन्स वंस अ वुमेन्स हस्बैंड हैज डाइड, व्हाट्स इन स्टोर फॉर हर। तो वो ये कहना चाहती हैं, वो इस चीज पे सवाल करना चाहती हैं कि मान लो किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसके बाद औरत के लिए क्या है, उसके बाद औरत की लाइफ किस तरीके से आगे बढ़ेगी। द बार्बर कम्स टू शेव ऑल द कर्ल्स एंड हेयर्स ऑफ हर हेड। जब किसी औरत के आदमी की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो जो बार्बर है, जो नाई है, वो आता है और उसके बालों को एकदम से हटा देता है, उसके बालों को शेव कर देता है। जस्ट टू कूल योर आईज, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आंखों को ठंडा करने के लिए। तुम्हारी आंखों को अच्छा लगता है कि भाई किसी औरत का पति मर गया, अब उसका जो है सर पूरा शेव कर देना चाहिए, उसके पूरे बाल उड़ा देने चाहिए, ठीक है। She is shut out from going to weddings, receptions and other auspicious occasions that married women go to. और ऐसी औरत को, विडो को क्या किया जाता है कि उसे बाहर जाने से मना कर दिया जाता है। जो ओकेशंस होती हैं, कोई त्योहार हो गया, कोई महोत्सव हो गया, उस सब में उसको जाने से रोक दिया जाता है। जहाँ पे शादीशुदा औरतें जाती हैं वहां पे विधवाओं का आना एकदम ही रोक दिया जाता है, उन पे इतनी सारी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। एंड वाई ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस, बट ये सारी रिस्ट्रिक्शंस आखिर क्यों की जा रही हैं, क्यों औरतों को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। बिकॉज हर हस्बैंड हैज डाइड, सिर्फ उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो गई है तो उसको तुम एकदम से एक ऐसा इंसान समझ रहे हो जो तुम्हारा गुलाम है। मतलब कि उस पर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, उसको गंदा समझना, कि उसको जैसे किसी समारोह में नहीं जाने देना। क्यों? जैसे लोग कहते हैं ना, अरे तुम तो अपशगुन हो, तुम यहाँ क्यों आ गई, किसी विधवा को ऐसे बोला जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ उसके पति की डेथ हो गई, अरे उसके पति की डेथ जो है वो एक दुखद इवेंट था उसकी लाइफ में, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड से ही रिलेटेड है। उसकी लाइफ में वो खुद भी मायने रखती है, उसकी लाइफ उसके लिए भी है और वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है, अपनी लाइफ को खुद अपने तरीके से जी सकती है, राइट। तो औरतों की लाइफ जो है उस टाइम पे पूरे तरीके से सिर्फ आदमियों से रिलेटेड थी, कि जो भी है, जैसा होता है ना कि औरतें कहती हैं कि उस टाइम पे कि आदमियों के बिना उनका कुछ हो ही नहीं सकता। तो औरतों की खुद की जो मेंटेलिटी उस टाइम पे ऐसी बना दी गई थी सोसाइटी में, राइट। शी इज अनलकी, इल फेट इज रिटन ऑन हर फोरहेड।
तुम ये मानते हो कि अगर किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको ये माना जाता है कि वो इल फिट है, उसकी किस्मत जो है वो बहुत खराब है, वो अनलकी है, और उसके माथे पे क्या लिखा हुआ है, बदकिस्मती लिखी हुई है। हर फेस इज नॉट टू बी सीन, इट्स अ बैड ओमेन। और ऐसा माना जाता है कि जैसे उसकी शक्ल देख ली होगी तो किसी का दिन जो है वो बुरा चला जाएगा, किसी के लिए अपशकुन हो जाएगा अगर उसकी शक्ल देख ली। तो इस तरीके से एक औरत को ट्रीट किया जा रहा है जिसके पति की डेथ हो गई है, विधवा को ट्रीट किया जा रहा है। बट देखो, उसके लिए वो एक दुखद घटना थी ही, ऐसी बात नहीं है कि भाई उसके पति की डेथ हो गई तो वो बहुत बुरा हुआ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पति के साथ उसकी खुद की जिंदगी सब कुछ खत्म हो गया, नहीं। वो एक हिस्सा था, वो एक इवेंट था, बट उसके बाद उसकी खुद की लाइफ जो है वो नई तरीके से स्टार्ट हो सकती है, राइट। सो नाउ लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो उस टाइम पे हमें पता है कि चाइल्ड मैरिज तो होती थी, छोटे छोटे बच्चों की जो है वो शादियां करा दी जाती थी, और ज्यादातर हमें देखने मिलता था लड़कियों की एज बहुत कम होती थी। कई बार ऐसा होता था कि लड़कों की एज तो ज्यादा है बट उनसे जिन बच्चियों की शादी हो रही है उनकी एज बहुत कम होती थी। विद द ग्रोथ ऑफ women's organization and writings on these issues, the momentum for reform gained strength. अब जैसे जैसे वुमेन्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो और ज्यादा बढ़ने लगी, स्ट्रांग होने लगी, और इन सब इश्यूज पे लोग लिखने लग गए, बढ़ चढ़कर अपने व्यूज जो है वो सामने रखने लग गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो रिफॉर्म है उसके लिए और ज्यादा जो बढ़ावा है वो दिया जाने लग गया, मतलब कि सोसाइटी में चेंजेस को और ज्यादा बढ़ावा देने लग गए लोग। पीपल चैलेंज्ड अनदर स्टैब्लिश्ड कस्टम। तो पहले लोगों ने सती प्रथा को चैलेंज किया, फिर लड़कियों की एजुकेशन को चैलेंज किया, ठीक है, फिर विधवाओं की रीमैरिज पे चैलेंज किया। मतलब ये जो सभी कस्टम्स चले आ रहे थे जो कि खराब थे, औरतों के लिए हानिकारक थे, उस चीज को धीरे धीरे करके लोग चैलेंज कर रहे थे। अब जैसे जैसे करके ये चीजें कामयाब हो रही थी, औरतों को एजुकेशन का राइट मिल रहा था, है ना, जैसे जैसे ये चीजें हो रही थी तो लोगों ने एक दूसरे इशू पे फोकस करना स्टार्ट किया, दैट ऑफ चाइल्ड मैरिज, कि अब लोग चाइल्ड मैरिज की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित कर रहे थे। देयर वर अ नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हु फॉट टू मेक अ लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटर्स थे, बहुत सारे ऐसे जो विधायक वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो कि इस चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के खिलाफ, उसको रोकने के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। So in 1929, Child Marriage Restraint Act was passed without the kind of bitter debates and struggles that earlier laws had seen. मतलब 1929 में हमें देखने मिलता है कि जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है उसे पास कर दिया गया। इसमें क्या होगा कि चाइल्ड मैरिज को रोक दिया, एक तरीके से उसको बैन कर दिया गया कि अब चाइल्ड मैरिज जो है वो नहीं होगी, अगर होगी तो उसके जो लोग चाइल्ड मैरिज करा रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो हमें क्या देखने मिला, ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट था वो बड़ी ही आसानी से पास हो गया, मतलब इतना ज्यादा हाई हुल्ला नहीं हुआ, इतना ज्यादा डिबेट्स वगैरह नहीं हुए जो कि हमें पहले वाले कानूनों में देखने मिले थे। तो ये वाला जो कानून है ये थोड़ा नॉर्मली ही पास हो गया, ज्यादा लड़ाई वगैरह इसमें नहीं देखने मिली। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, नो मैन बिलो द एज ऑफ 18 एंड women बिलो द एज ऑफ 16 कुड मैरी। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, कोई भी आदमी जो 18 साल से नीचे है और कोई भी लड़की जो कि 16 साल से नीचे है वो शादी नहीं कर सकते। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ 18 साल के बाद जो है वो मेन शादी कर पाएंगे और 16 साल के बाद लड़कियां शादी कर पाएंगी, उस टाइम पे ये एज रखी गई। सब्सिक्वेंटली दीज लिमिट्स वर रेज टू 21 फॉर मैन एंड 18 फॉर वुमेन। और बाद में हम देखते हैं कि क्या होता है कि ये जो एज लिमिट है वो आदमी के लिए 21 कर दी जाती है, कि आदमी की जो एज है मैरिज की वो 21 एंड अबव है, और औरत की 18 एंड अबव है। बट अभी हमें देखने मिलता है कि औरत की जो एज है वो अब 21 ही कर दी गई है, ठीक है। तो अब औरतें भी वो 21 के बाद शादी कर पाएंगी। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो पिक्चर है ब्राइड एट द एज ऑफ 8, ये जो लड़की आपको दिख रही है ये दुल्हन है, वो भी ये सिर्फ और सिर्फ 8 साल की है, ठीक है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड ब्राइड एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के बिगनिंग में इस तरीके से ये चीजें पहले से ही चली आ रही थी, तो ये उस टाइम की पिक्चर है। डिड यू नो दैट इवन टुडे ओवर 20% ऑफ गर्ल्स इन इंडिया आर मैरिड बिलो द एज ऑफ 18। और आज भी हमें देखने मिलेगा कि इतने सारे कानून वगैरह तो बन गए हैं बट फिर भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी बचपन में ही शादी करा दी जाती है, 18 के नीचे ही उनकी एज होती है बट उनकी शादी जो है वो करा दी जाती है, राइट। तो इस चीज पे हमें और ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि जो पुलिस वगैरह है, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, वो इस चीज को और ज्यादा सीरियसली लें, ताकि जो लड़कियां हैं जिनके आज भी बचपन में शादी करा दी जाती है उनको रोका जा सके।